Welcome back to Arunachal Daily Current Affairs series, and today is 28th of August. Let's start. Which state or UT has launched a special mission called Mission Vatsalya in order to help women who lost their husbands to COVID-19? And the options are Maharashtra, Kerala, Delhi or Jharkhand. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। महाराष्ट्र सरकार ने एक स्पेशल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होगा मिशन वात्सल्य। ये मिशन बेसिकली उन विमेन को हेल्प करने के लिए टारगेट किया गया है जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। तो उन ऐसे विमेन को, ऐसे विडो विमेन को सपोर्ट करने के लिए और असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है, जिसके तहत कई सारी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। कुछ 18 बेनिफिट्स इसमें होंगे इस पूरे अम्ब्रेला प्रोजेक्ट में, और बेसिकली डिजाइन किया गया है विडोज के लिए ताकि उन्हें आने वाले जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्पेशली ऐसे विमेन जो कि रूरल एरियाज में आती हैं, पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, डिप्रीव्ड सेक्शन से बिलोंग करती हैं, जिनके पास अपने जीवन यापन करने के लिए कोई और साधन नहीं है। इस मिशन में काफी सारी स्कीम शामिल है, जैसे कि संजय गांधी निराधार योजना, घरकुल योजना, ये सभी योजनाओं का भी समन्वय किया गया है। बेसिकली जो मिशन वात्सल्य होगा वो एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट की तरह से काम करेगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, राइट। तो इसमें जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स होंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे और लोकल यूनिट ऑफिसर्स होंगे, वो सभी घर घर जाकर सर्वे करेंगे, ऐसे विमेन को पॉइंट आउट करेंगे जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खोया है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए बढ़ते हैं आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड आनंद? तो आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और बेसिकली ये फोकस करेगा उन एजेंट्स और इंटरमीडियरीज पे in order to onboard the prospective customers। आनंद की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, यानी कि LIC के जो एजेंट्स होते हैं बेसिकली उन पे फोकस किया जा रहा है ताकि नए बिजनेस प्रोसेसेस को यहाँ पर लाया जा सके, एप्लीकेशन के थ्रू डिजिटलाइज किया जा सके और पेपरलेस मॉड्यूल में सारा का सारा काम हो सके, राइट। तो डिजिटलाइजेशन के इस युग में हर एक चीज को आपको ऑनलाइन पोर्टल पे लाना जरूरी है ताकि उसकी जो पूरी फंक्शनिंग हो वो पेपरलेस हो सके। तो इसमें काफी सारे नए नए फीचर्स हैं, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें LIC के बारे में अभी नहीं जानना है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि आनंद एप्लीकेशन ये LIC एजेंट्स के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है ताकि पेपरलेस KYC प्रोसेस हो सके, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सके और इजीली डेटा प्रोवाइड हो सकेगा कंपनी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है which state or UT has adopted Indian wrestling and is expected to pump in an investment of rupees 170 करोड़? तो अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने रेसलिंग को अडॉप्ट कर लिया है। जैसे आप गोद लेते हैं किसी बच्चे को, उसी तरीके से रेसलिंग का जो स्पोर्ट है उसे पूरी तरीके से प्रमोट करने का काम, उसे और अच्छे लेवल पे बढ़ाने का काम अब यूपी गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट को अडॉप्ट किया है और इसमें 170 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन भी लिया गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सके, रेसलर्स को सपोर्ट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आने वाले 2032 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते रेसलिंग में इंडिया एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री बनकर बाहर आएगा, राइट। तो हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण शरण सिंह। याद रखिएगा, अगर रेसलिंग के बारे में कोई न्यूज वायरल हो रही है तो उसके प्रेसिडेंट भी हमें पता होना चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि ये जो इंस्पिरेशन ली गई है ये उड़ीसा गवर्नमेंट से ली गई है, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा उड़ीसा गवर्नमेंट ने हॉकी को सपोर्ट करने के लिए एक नया अप्रोच लेकर आए थे। वो हॉकी पर्टिकुलर उस गेम में असिस्टेंस प्रोवाइड करने का निर्णय लिया था। तो जिस तरह उड़ीसा गवर्नमेंट हॉकी पे फोकस कर रही है उसी तरीके से अगर अलग अलग स्टेट हर एक स्पोर्ट पे फोकस करेंगे तो हर स्पोर्ट में जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी आगे बढ़ पाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो पाएगा। तो यूपी बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा है, राइट। बढ़ते हैं आगे। ईज 3.0
Which bank has won the award for the best improvement from the baseline performance? तो इंडियन बैंक ने बेसलाइन परफॉर्मेंस में अवार्ड जीता है बेस्ट इंप्रूवमेंट के लिए। और यहाँ पर आप देखिए यूनियन मिनिस्टर जो हमारी है फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बताया कि फोर्थ एडिशन पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म एजेंडा का यानी ईस्ट 4.0 2021-22 के लिए लॉन्च किया गया, जिसकी टैगलाइन है टेक एनेबल्ड सिंप्लीफाइड एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग। राइट, तो ईज 3.0 के रिजल्ट सामने आए 2020-21 के लिए और ईज 4.0 2021-22 के लिए अब लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली बैंक्स को रैंकिंग दी जाती है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि क्या उनकी पूरे साल में परफॉर्मेंस रही, किस तरीके से उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को हैंडल किया, ये सारे बेसिक इनिशिएटिव्स हैं। अब अगर हम डिटेल में बात करें कि ईज 4.0 के क्या क्या इनिशिएटिव्स होंगे, तो इसमें पहला इनिशिएटिव है स्मार्ट लैंडिंग, यानी डायल अ लोन फॉर डोर स्टेप फैसिलिटेशन। किसी को भी लोन लेने के लिए बैंक की लंबी लाइन में ना लगना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, लंबा लंबा समय बर्बाद ना हो, तो स्मार्ट लैंडिंग होनी चाहिए। क्रेडिट एट द रेट क्लिक, यानी पूरा डिजिटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और लोन आपको इजीली मिल गया आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अप्रूवल के बाद। दूसरा हमारा जो इनिशिएटिव है वो होगा 24/7 बैंकिंग विद रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी। तो 24/7 बैंकिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 से 5 बस बैंकिंग का समय है तो उसके बाद लोग परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग कब काम में आएंगे, राइट? तो क्लाउड बेस्ड आईटी सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस ऑटोमेशन होना चाहिए, साइबर रेजिलियंस भी यहाँ पर होना जरूरी है। फिर हमारा डेटा एनेबल्ड एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग। एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग यानी एग्री लोन्स जो होते हैं उन पर बेसिकली ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर में अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छा डेटा एक्सचेंज हो सके। Collaborating with financial ecosystem, डिजिटल पेमेंट्स इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में। तो देखिए जो अर्बन एरियाज है वहां पे तो काफी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी काफी हद तक हो चुका है, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज हैं या सेमी अर्बन एरियाज है वहां भी हर एक द्वार तक बैंकिंग सर्विस पहुंच जानी चाहिए और को लैंडिंग एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ को लैंडिंग भी होनी चाहिए। कोलैबोरेशन के थ्रू हम एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कोई भी बैंकिंग सिस्टम से अछूता ना रह पाए और फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टारगेट है हमारा एसडीजी का वो भी हम कर पाए, उसे अचीव कर पाए, राइट? तो यहाँ पर आप देखेंगे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक ने टॉप अवार्ड्स हासिल किए हैं अलग अलग थीम्स में। जो हमने इंडियन बैंक की बात की है इसकी थीम थी बेसलाइन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में, राइट? अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिप्लेस किए हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 को विथ लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ liberalized drone rules 2021? And here the correct answer is option A, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा अगर आप liberalized drone rules का उल्लंघन करते हैं तो। क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होते हैं 2021 में मतलब जो नया रूल्स आया था उसे वापस से रिपील कर दिया गया है एंड रिप्लेस द सेम विथ लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स। क्योंकि पहले कहा गया कि भाई आप ड्रोन्स का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो स्पेशली जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा लिबरलाइज किया, नए रूल्स सामने आए हैं और अगर इन रूल्स का कोई भी उल्लंघन करेगा तो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। अब ड्रोन्स को इतना मैनेज करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आप समझ सकते हो ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको एयर में रहकर किसी भी जगह के आपके फोटोग्राफ्स इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकती है। तो अगर ड्रोन्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत सारी ऐसी खुफिया एजेंसीज हो सकती हैं जो कि पर्टिकुलर किसी रीजन के इंफॉर्मेशन पता लगा सकती हैं या हमला करने के लिए भी उसका यूज किया जा सकता है। मतलब कोई भी इलीगल काम ड्रोन्स के थ्रू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which bank has topped the Ease Reforms Index Award 2021? तो आपने देखा अभी हमने बात की थी ईज रिफॉर्म्स के बारे में, इस इंडेक्स में टॉप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ये ओवरऑल विनर रहा है ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड का। ये 3.0 की बात हो रही है, लेकिन जो 2021-22 के लिए आए हैं ईज रिफॉर्म्स वो 4.0 है, तो याद रखिएगा
सेकेंड नंबर पे BOP है और थर्ड नंबर पे UPI है। अगला क्वेश्चन है हमारा, RBI has recently announced to include the beneficiaries of which scheme from tier 1 and tier 2 centers under PIDF scheme? एंड द आंसर इज PM स्वनिधि स्कीम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे टायर 1 और टायर 2 सेंटर्स के, उन्हें जो कि PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं, उन सभी को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत इंक्लूड किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि PIDF यानी कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये स्कीम है क्या? तो ये स्कीम जो है develop payment acceptance infrastructure in tier 1 to tier 6 city centers with a special focus on the northeastern states of country। बेसिकली उन लोगों पे फोकस कर रही है, उन मर्चेंट पे फोकस कर रही है जो अब भी पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस को नहीं रखते हैं, या जैसे आपने देखा होगा आप आसपास किसी भी शॉप पे जाते हो तो वहां पर डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, या एनीबडी, कोई भी हो सकता है। अब लेकिन बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स हैं जो कि अभी तक टर्मिनलाइज नहीं हुए हैं, जिनके पास अभी भी पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस नहीं है, या कैश कार्ड को आपके जो कार्ड्स होते हैं उन्हें रीड करने के लिए कोई मशीन नहीं है, या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं है। तो ऐसे मर्चेंट्स को भी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत उसमें इंक्लूड किया जाएगा, लेकर आया जाएगा, ताकि वो भी पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस को हैंडल करें। इसका टाइम पीरियड क्या है? ये फंड ऑपरेशनल होगा 3 साल के लिए, 1 जनवरी 2021 से लेकर अभी शुरू हुआ है ये, और 2 साल तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि टोटल 3 साल ही चलेगा। इसके मैनेजमेंट के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल होगी, जिसके चेयरमैन होंगे RBI के डिप्टी गवर्नर, जो कि अभी है BP कानूनगो, राइट। बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट विल लॉन्च द देश के मेंटर्स प्रोग्राम? तो देश के मेंटर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा। इसमें बेसिकली एजुकेशन के लिए लोगों को अवेयर करना इसका मेन टारगेट है। ये एक तरीके से नागरिकों का रिवॉल्यूशन है, पीपल्स रिवॉल्यूशन है, ताकि लोग यहाँ पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आए, अपना कंट्रीब्यूशन दें और एजुकेशन की फील्ड में लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश के मेंटर प्रोग्राम दिल्ली गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है, इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे सोनू सूद जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के समय में इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, हर एक फील्ड में लोगों को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस रहा हो या दूसरे किसी भी तरह के असिस्टेंस रहे हो, तो लोगों की नजर में अभी काफी ज्यादा इनकी वैल्यू है, काफी अच्छा काम किया है, तो इसीलिए इन्हें एम्बेसडर चूज किया गया है देश के मेंटर्स प्रोग्राम के लिए। बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट इज अनाउंस्ड रुपीज 317 करोड़ पैकेज फॉर श्रीलंकन रेफ्यूजीज? एंड हियर द आंसर इज तमिलनाडु ने 317 करोड़ का पैकेज लॉन्च किया है श्रीलंकन रेफ्यूजीज के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टॉर्म्ड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ विमेन्स टेबल टेनिस सिंगल्स एट टोक्यो पैरालंपिक्स? तो टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के क्वार्टर फाइनल को जीतकर भवीना पटेल अब गोल्ड की तरफ बढ़ गई हैं। अब इनका फाइनल मैच होने वाला है, जिसमें ये गोल्ड मेडल भी जीत सकती हैं, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। ये भवीना पटेल जी आप देख सकते हैं, इनका मेडल तो अब श्योर हो गया है। अगर ये इस फाइनल राउंड में भी जीत जाती हैं तो गोल्ड या सिल्वर मेडल इनको मिल सकता है। टेबल टेनिस प्लेयर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पैरालंपिक्स में। बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन अ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट विद फ्रेंच असिस्टेंस? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एजेंस फ्रैंकेज डी डेवलपमेंट के साथ मिलकर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान में, ताकि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। आप देख सकते हैं कि डेजर्ट एरिया है और यहाँ पर काफी अच्छी बायोडायवर्सिटी है, लेकिन उसका कंजर्वेशन बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है राजस्थान में। बढ़ेंगे आगे। विच स्टेट हैज बिकम द सेकंड वन आफ्टर कर्नाटका टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश कर्नाटका के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट कर दिया है।
राइट तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हम तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इसी साल से लागू करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर मंगूभाई पटेल ऑन August 26. Let's move towards the last question of this day. Which of the following Middle East cities established a specialized court to combat money laundering? And the answer is Dubai. दुबई कोर्ट ने अनाउंस किया कि हम एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट बनाएंगे। किसके लिए? मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, खत्म करने के लिए। आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के कितने सारे केसेस ओवरऑल बढ़ते जा रहे हैं वर्ल्ड में। लोग मतलब स्कैम करते हैं और भाग जाते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा कि एक अलग से कोर्ट बनाया जाएगा, स्पेशलाइज्ड कोर्ट, जो कि सिर्फ इसी पे फोकस करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पे, ताकि लंबे समय तक ये केसेस न लटके और बहुत ही जल्दी इनका निपटारा हो सके, स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ में लिया जाए। तो बेसिकली इसका मेन एम है टू रिड्यूस फाइनेंशियल क्राइम्स, क्योंकि अगर फाइनेंशियल क्राइम्स बढ़ते हैं तो देश की इकोनॉमी पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और काफी सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जिनमें एक ही क्राइम काफी होता है, एक ही दिवालिया इंसान उस पूरे बैंक की इकोनॉमी को गड़बड़ा सकता है, राइट। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग कई बार टेररिज्म को भी फाइनेंस करती है, राइट। तो इसमें अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते हैं तो टेररिज्म को भी काउंटर कर सकते हैं, किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का अल्टीमेट पैसा कहाँ पे जाता है? टेररिज्म को फंडिंग करने के लिए, राइट। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद एजुनाचल।